अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो है एग्रीकल्चर इनकम। अब ये जो चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम, हम लोगों को ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला हमें पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, सेकेंड हमें पढ़ना है कॉम्पोजिट इनकम, एंड थर्ड हमें पढ़ना है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अब इसमें से जो आपका सेकेंड पार्ट है वो एंड जो आपका थर्ड पार्ट है वो ये इंपॉर्टेंट है। सो टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कॉम्पोजिट इनकम एंड स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अब आप थोड़ा सा याद करो, अपन ने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पता है मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिखाया था। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकती है एक्सेप्ट ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है हमसे टैक्स कलेक्ट करने का। सो टैक्स कलेक्ट करने का जो पावर है वो गवर्नमेंट के पास नहीं है ऑन इनकम दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। अब जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं एग्रीकल्चर इनकम, तो हमें क्या लगता है कि जो फार्मर्स की इनकम होगी दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। अब फार्मर्स की इनकम तो एग्रीकल्चर इनकम है ही, बट ये जो डेफिनेशन है उसके अंदर और भी कुछ इनकम से जिसको एग्रीकल्चर इनकम बोला गया है। तो सेक्शन नंबर इज 21A जो डिफाइन करता है क्या, एग्रीकल्चर इनकम। सो डेफिनेशन दिया हुआ है ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन सेक्शन 21A। सो अब से कोई आपको पूछे ना कि एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या, तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है जो सेक्शन 21A में डिफाइंड है वो। सेक्शन 21A के अंदर एग्रीकल्चर इनकम का मीनिंग दिया है। सो अब से याद रखना, फार्मर्स की जो इनकम है सिर्फ वही एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, और भी चीजें एग्रीकल्चर इनकम है, वो ये डेफिनेशन में दी है। अब अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे डेफिनेशन के अंदर, ध्यान से समझो कि मिस्टर ए जो है उसने एक लैंड मिस्टर बी को यूज करने के लिए दिया है। बदले में मिस्टर बी जो है वो उसको रेंट पे कर रहा है। अब ये जो मिस्टर ए को इनकम आ रही है दैट इज रेंटल इनकम। ये जो रेंटल इनकम आ रही है किसको, मिस्टर ए को, ये इनकम को हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। कब, जब नंबर 1 ये लैंड जो है वो कहां पे सिचुएटेड है, इन इंडिया। एंड कंडीशन नंबर 2, जो लैंड है वो यूज हो रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अगर ये 2 कंडीशंस क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, तो ही मिस्टर ए की इनकम क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चरल इनकम। सो मिस्टर ए आपको जो रेंट मिल रहा है उसको हम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे। कब, कंडीशन नंबर 1, मिस्टर ए जो है उसकी लैंड कहां पे होनी चाहिए, इन इंडिया, एंड सेकेंड वो लैंड यूज होनी चाहिए फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। अब अगर आप समझ पा रहे हो तो ये लैंड जो है ना, वो लैंड ये यूज कौन कर रहा है, मिस्टर बी यूज कर रहा है। मतलब अब समझो मिस्टर ए की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि मिस्टर बी जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहा है कि नहीं। सो मिस्टर ए ने एक लैंड मिस्टर बी को यूज करने दी है। मिस्टर ए की जो लैंड है अगर वो इंडिया में सिचुएटेड है, एंड अगर मिस्टर बी ये लैंड यूज कर रहा है फॉर, तो मिस्टर ए की इनकम क्या बन जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम। अब एक लैंड जो है वो यूज हो रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये हम कब बोलेंगे, तो लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है, ये हम तभी बोलेंगे जब उस लैंड के ऊपर
आपने बेसिक ऑपरेशंस किए हो। क्या किए हो? बेसिक ऑपरेशंस। अब बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? तो समझो कि जब भी कल्टीवेशन होता है ना, कल्टीवेशन, कोई भी प्लांट ग्रो होता है, उसके पहले जो आप ऑपरेशंस करते हो ना, उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। जैसे अगर एक लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, तो पहले तो आप वो लैंड को डिग करोगे, फिर आप उसमें सीड्स डालोगे, फिर वो ग्राउंड का लेवलिंग करोगे। इस सब ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेशंस। तो अगर एक लैंड पे बेसिक ऑपरेशंस हुए हैं, तो ये हम बोलेंगे कि लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एक बार प्लांट ग्रो हो जाता है ना, उसके बाद जो ऑपरेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं सबसीक्वेंट ऑपरेशंस। जैसे प्लांट ग्रो हो गया, फिर आपने हार्वेस्ट किया, फिर समझो कि अगर मैंगोज ग्रो हुए हैं तो अलग अलग क्वालिटी के मैंगोज होते हैं, तो आपने उसका ग्रेडिंग किया, पैकिंग करके बेचा, तो ये सब ऑपरेशंस को हम बोलते हैं सबसीक्वेंट ऑपरेशंस। वो सबसीक्वेंट में आएगा। बट उसमें भी कैसा होता है कि कुछ पेस्टिसाइड्स पहले भी डाले जाते हैं लैंड के अंदर, तो वो बेसिक हो गए ऑपरेशंस। तो कंपलसरी क्या है होना? बेसिक ऑपरेशंस तो होना ही चाहिए। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब ऑपरेशंस विच आर डन बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब है उगना। बिफोर प्लांट इज ग्रोन जो ऑपरेशंस करते हैं उसको हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। मैडम टाइम पे आया करो ना, आप बाजू में रहते हो और तो भी टाइम पे नहीं आ सकते आप। डिस्टर्ब होता है ना हम लोग को भी एक्सप्लेनेशन में। सो मिस्टर ए जो है उसको जो रेंट मिल रहा है वो रेंट एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर किया जाएगा अगर वो लैंड कहां पे है? इंडिया में। एंड लैंड जो है वो यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस का मतलब है कि जो ऑपरेशंस किए जाते हैं बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या? बिफोर प्लांट इज ग्रोन, उगने से पहले। वैसे ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। सो ये आपकी पहली इनकम हो गई जो एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर की जाएगी। अब सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम में आता है प्रॉफिट फ्रॉम कल्टीवेशन। कल्टीवेशन से जो भी आपको इनकम आएगी, अब कल्टीवेशन मतलब यहां पे आपकी कौन सी इनकम कवर हो गई? जो फार्मर्स की इनकम है वो। अभी जो मिस्टर बी है कहने से उसको कल्टीवेशन के थ्रू इनकम आएगी, तो मिस्टर बी की इनकम यहां पे कवर हो गई। बट वापस से जो फार्मर की इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। कंडीशन नंबर 1, लैंड कहां पे सिचुएटेड होना चाहिए? इंडिया में। एंड कंडीशन नंबर 2, लैंड जो है वो यूज होना चाहिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, दैट इज बेसिक ऑपरेशंस। थर्ड इनकम जो हम लोगों को यहां पे डिस्कस करना है कि समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैंड तो यूज करने दिया ही, बट वो लैंड से ही नजदीक देयर इज वन बिल्डिंग, वो भी यूज करने दे दी। सो ये भी यूज करने दिया लैंड और बिल्डिंग भी यूज करने दे दिया। अब मिस्टर बी जो है वो क्या पे कर रहा है? रेंट। अब ये पॉइंट में अपना डिस्कशन क्या है कि जो रेंट मिल रहा है फ्रॉम बिल्डिंग, इसको भी हम एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। बट अब इसमें एग्रीकल्चर इनकम मानी तभी जाएगी जब कंडीशन नंबर 1, लैंड जो है वो कहां पे सिचुएटेड है? इंडिया में। कंडीशन नंबर 2, लैंड जो है वो यूज हो रही है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। कंडीशन नंबर 3, बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग दैट इज नियर टू एग्रीकल्चर लैंड। एंड कंडीशन नंबर 4, बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग वो भी यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। अब बिल्डिंग यूज हो रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग में बेसिक ऑपरेशंस करो। बिल्डिंग यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस मतलब इनडायरेक्टली इट इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। जैसे
आप एज अ स्टोर हाउस यूज कर सकते हो, वेयर हाउस की तरह। या फिर समझो कि मिस्टर बी जो है उसके अंडर 20 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये 20 एम्प्लॉइज को रहने के लिए मिस्टर बी बिल्डिंग दे सकता है, तो हम बोलेंगे कि इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। 3 पॉइंट्स में 2 कंडीशन कॉमन ही है। पहला, लैंड कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया में, एंड सेकेंड, लैंड यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। सो एक चीज दिमाग में डाल दो, ये तीनों पॉइंट्स में 1-2 कंडीशन कॉमन है। लैंड इंडिया में है एंड लैंड यूज हो रहा है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एक 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट ध्यान से समझना। अब ये पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो प्लांट नर्सरीज होती है, प्लांट नर्सरीज का मतलब क्या, तो आपके घर पे देखो, आप लोग अगर प्लांट्स लेके आते हो तो प्लांट्स कहां से लेके आते हो, फ्रॉम प्लांट नर्सरी। तो जो प्लांट नर्सरीज चलाते हैं जो लोग, उनकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं, दैट वाज अ क्वेश्चन विच वाज रेज्ड अर्लियर। कुछ लोग बोलते थे कि एग्रीकल्चर इनकम है और कुछ लोग बोलते थे एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। अब जो लोग बोलते थे ना नहीं है, वो लोग क्यों बोलते थे, क्योंकि प्लांट नर्सरी के केस में आप देखोगे ना, देयर इज नो यूसेज ऑफ लैंड, लैंड यूज नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, एक पॉट लेते हैं, सॉइल डालते हैं, सीड डालते हैं, प्लांट ग्रो होता है, 50-100 रुपए में बेच देते हैं। सो देयर इज नो यूसेज ऑफ लैंड इन केस ऑफ प्लांट नर्सरी। तो पहले ना बहुत झगड़ा होता था, बोलते थे प्लांट नर्सरी वालों की इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लैंड का यूज नहीं है। और ऊपर वाले तीनों पॉइंट्स में देखो, लैंड होना चाहिए, यूज होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, यूज होना चाहिए। फिर इन्होंने डेफिनेशन के अंदर ही डाल दिया क्या, कि इनकम फ्रॉम प्लांट नर्सरी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। स्पेसिफिक पॉइंट बना के ही डाल दिया है, और इसी रीजन के वजह से अब से वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। प्लांट नर्सरी से जो भी इनकम आएगी वो प्लस ऊपर की 3 इनकम्स को क्या मानेंगे हम, एग्रीकल्चर इनकम। सब जगह पे ना सब चीजें होनी इंडिया में चाहिए। प्लांट नर्सरी भी होना कहां पे चाहिए, इन इंडिया, तो ही वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाए। अब समझो कि मेरे पास है ना, मेरे पास एक लैंड है, लैंड, और देव मैंने आपको वो लैंड यूज करने के लिए दी। अब हुआ ये, बारिश आया, बारिश के वजह से ना वहां पे वो लैंड पे कुछ प्लांट्स अपने आप ग्रो हो गए। आपने कुछ नहीं किया था, अपने आप ग्रो हो गए। मैंने आपको लैंड दिया, बारिश आया, जिसके वजह से देयर वाज अ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स। अब आप मुझे रेंट पे कर रहे हो, आपने क्या किया, वो प्लांट्स को सिर्फ हार्वेस्ट किया और बेचा। अब तुम समझो मेरी जो इनकम है रेंट, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, और आपको जो इनकम आएगी देव, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों, क्योंकि वो लैंड के ऊपर अब बेसिक ऑपरेशंस नहीं हुए हैं। बेसिक ऑपरेशंस आर मैंडेटरी। सो इफ सपोज देयर इज अ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ सम ऑफ द प्लांट्स, हाँ, ड्यू टू रेन्स, तो उसके वजह से जो भी आपको इनकम आएगी ना, दैट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। सो ये आपके पहले तो 4 पॉइंट्स कवर हो गए। पहला पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब से कोई आपको पूछे एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि फार्मर्स को जो इनकम आ रही है, फार्मर्स की इनकम तो आई गई इसमें पॉइंट नंबर 2 में, बट बाकी और भी इनकम्स है जो एग्रीकल्चर इनकम्स कंसिडर की जाती है। बराबर, चलो पहले अपन इतना लिख लेते हैं, चलो बढ़ते आगे। अब सेकेंड पार्ट जो है ये चैप्टर का, वो है कॉम्पोजिट इनकम। अब कॉम्पोजिट इनकम का मतलब क्या, कॉम्पोजिट इनकम समझो, एक एग्जांपल लो कि देव आप है ना, आप शुगर केन का कल्टीवेशन कर रहे हो। शुगर केन जो है ना इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस।
आप क्या करते हो, शुगर केन का कल्टीवेशन करके देव मुझे बेच देते हो। तो अब जो शुगर केन आप कल्टीवेट कर रहे हो और उसके वजह से जो आपको इनकम आ रही है, दैट इज एग्रीकल्चर इनकम। मैंने आपसे शुगर केन परचेस किया, मैंने उससे शुगर बनाया और मैंने शुगर बेचा, तो वो मेरे लिए नॉर्मल इनकम हो गई, वो थोड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है इनकम। बट अब समझो कि देव आपने क्या किया, आपने शुगर केन का कल्टीवेशन किया, आपकी खुद की एक फैक्ट्री है, जिधर आप शुगर केन लेके गए, उधर से शुगर बनाया और शुगर बेचा। अब आपको जो इनकम आ रही है, दैट इज कैन आई से मिक्सचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। आपकी इनकम क्या बन गई, कॉम्पोजिट इनकम। और एक एग्जांपल लो, अपन जो चाय बनाते हैं, चाय, तो जो टी होती है वो बनती किस में से है, टी लीफ में से। सो चाय पत्ती रहती है, अपन तो उसको प्रोसेस करके चाय बनाते, फिर वो दाने बनते उसमें से। तो टी लीफ जो है ना, टी लीफ का समझो आप कल्टीवेशन करते हो देव, मैं आपसे टी लीफ खरीद के उसको टी में कन्वर्ट करके बेच रहा हूं, तो आपकी एग्रीकल्चर हो गई देव इनकम और मेरी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई। समझो अब यही एक्टिविटी आपने ही किया है, कल्टीवेशन भी आपने किया टी लीफ का और उसको कन्वर्ट किया इनटू टी और बेचा भी आपने, तो इट्स अ कॉम्पोजिट इनकम। अब मार्केट में काफी सारे अलग अलग टाइप के मैंगो जूसेस अवेलेबल है। अब समझो कि अगर एक पर्सन मैंगो का कल्टीवेशन कर रहा है तो उसकी इनकम एग्रीकल्चर हो गई। अब जिस पर्सन ने उससे मैंगोस खरीद के उसको कन्वर्ट किया इनटू अ जूस, नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो गई। वो आता है ना स्लाइस एंड ऑल, माजा स्लाइस एंड दिस रियल के भी जूसेस आते हैं, तो अब वो नॉन एग्रीकल्चर हो गई। बट समझो एक ही पर्सन है जिसने कल्टीवेशन भी किया और जूस में कन्वर्ट भी किया, कॉम्पोजिट इनकम। सो व्हाट इज कॉम्पोजिट इनकम? अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों साथ में आ रही है, दैट इज कॉम्पोजिट इनकम। अब अगर आपको इनकम कॉम्पोजिट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि एग्रीकल्चर कितना है और नॉन एग्रीकल्चर कितना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है। तो आपको यहां पे क्या सिखाया जाएगा, हाउ टू डिवाइड इनकम इनटू टू पार्ट्स, एग्रीकल्चर कितना और नॉन एग्रीकल्चरल कितना। कॉन्सेप्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है। अगर आपका टी, कॉफी एंड रबर का बिजनेस है, टी कॉफी एंड रबर, कौन सा है बोलो बिजनेस, तो उसमें आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी, इसमें ना अपने को दिमाग नहीं चलाने का है। क्यों? डायरेक्टली एक्ट के अंदर परसेंटेजेस दे दिए आपको। मतलब आप क्या करो पता है, पीएनएल अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट निकालो कितना आया, डिवाइड कर देना, परसेंटेज आपको पहले से ही पता होंगे। और अगर आपके अदर बिजनेसेस है, अदर बिजनेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था शुगर का, शुगर किस में से बनता है, शुगर केन, तो एक ही पर्सन शुगर केन का कल्टीवेशन भी कर रहा है और शुगर में कन्वर्ट भी कर रहा है, तो क्या नहीं से वो हो गया अभी अदर बिजनेस। मैंगो वाला जो एग्जांपल दिया, मैंगो टू मैंगो जूस, वो भी हो गया अदर बिजनेस। इधर है ना, इधर आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला डिवाइड करने के लिए कि कितना एग्री और कितना नॉन एग्री। फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, वो लॉजिक ही है पूरा। बट पहले अपन फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर आपका समझो बिजनेस है ऑफ टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, अभी सब बिजनेस के अपने को परसेंटेज देखने हैं, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना और नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना, 60% इज एग्रीकल्चर, 40% इज नॉन एग्रीकल्चर, बराबर।
अगर आपका बिजनेस है ऑफ रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, तो यही परसेंटेज हो जाते हैं 65 एंड 35। अब कॉफी का अगर बिजनेस है ना, कॉफी, तो कॉफी के अंदर वापस से दो पार्ट्स है। पहला कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड, या फिर ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एक्सेट्रा। मतलब क्या? कॉफी के केस में ना, कॉफी अलग अलग फॉर्म में बिकती है। जैसे कॉफी बीन्स ग्रो होते पहले मार्केट में, कॉफी बीन्स सेलेबल आइटम है। कॉफी बीन्स में से ना कॉफी को निकाला जाता है, दैट इज अ रॉ कॉफी। कॉफी बीन्स भी बिकते हैं, रॉ कॉफी भी मार्केट में बिकता है। रॉ कॉफी जो है ना, उसको हम जो कॉफी बीन से कॉफी निकालते हैं, दैट इज क्योरिंग प्रोसेस। अब कॉफी बीन्स में से कॉफी को निकाला, निकालने के बाद अगर आपने उसको रोस्ट किया तो दैट इज अनदर प्रोसेस। मार्केट में रोस्टेड कॉफी भी बिकती है। रोस्ट मतलब सेकना। हाँ, मतलब कॉफी का ही, कॉफी बीन्स में से पहले रॉ कॉफी निकलता है, फिर बीन्स, वही तो बोल रहा हूं ना, कॉफी को मतलब जो रॉ कॉफी निकला उसको रोस्ट करोगे आप। फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट भी किया जाता है इनटू अ पाउडर फॉर्म। आज मार्केट में अपन जो मेनली कॉफी यूज करते हैं वो पाउडर फॉर्म वाली करते हैं। अगर आपका कॉफी ग्रो करके क्योरिंग करके बेचने का बिजनेस है बस, तो एग्रीकल्चर 75 और ये 25। बट क्योरिंग के बाद अगर आप कोई प्रोसेस ऐड कर दोगे ना, प्रोसेस, सेलिंग इज नॉट अ प्रोसेस। क्योर करके बेचा तो खत्म, तो 75-25। क्योरिंग के बाद प्रोसेस ऐड किया और फिर बेचा, जैसे रोस्ट किया, कन्वर्ट किया इनटू पाउडर फॉर्म, तो 60 एंड 40। आप थोड़ा सा समझो, क्योरिंग के बाद अगर आप प्रोसेसेस ऐड कर रहे हो तो आप नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए इन्होंने 75 का 60 कर दिया, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया। अब आपको एग्जाम में परसेंटेज याद आ जाते हैं, फिर आपको यह याद नहीं आता है एग्रीकल्चर क्या था और नॉन एग्रीकल्चर क्या परसेंटेज क्या था। याद रखना, हमेशा हायर वेटेज इज गिवन टू एग्रीकल्चर। देखो ना, सब जगह पे ज्यादा वेटेज एग्रीकल्चर को है। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, तो समझो आपको ऐसा दिया होगा, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अपन टी का एग्जांपल ले रहे हैं, और सेल ऑफ टी। 50 लाख में बिकी है टी बना के, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे 10 लाख, कल्टीवेशन 10 लाख हुए, ये 12 लाख हुआ है। अब आपको क्या करना रहेगा ऐसे केसेस में, प्रिपेयर अ P&L अकाउंट, सेल ऑफ टी यहां लिख दो 50, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस 10 lakhs, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12 lakhs, नेट प्रॉफिट 28 lakhs, और इसको 60% एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% नॉन एग्रीकल्चर। तो इसमें अपने को कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, P&L बना के खत्म करने का है। अब क्या आ रहा है, अदर बिजनेस। पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिकल है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं क्या है, हाउ यू विल कैलकुलेट योर एग्रीकल्चर इनकम। अलग करना है ना इनकम को अपने को, एग्री एंड नॉन एग्री को। तो एग्री इनकम कितनी, तो यू टेक मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री, और इसमें से माइनस करना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका हो गया एग्रीकल्चर इनकम। एंड आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा, तो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम में सेल्स ले लेना पहले,
माइनस करना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और माइनस करना क्या मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन इट इज ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री। आंसर जो आया दैट इज योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम। समझो, समझाता हूं, पूरा लॉजिकली समझाता हूं। समझो आपको कल्टीवेशन एक्सपेंसेस दिए थे शुगर केन के 10 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए दैट इज कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर 12 लाख एंड सेल ऑफ शुगर दैट इज फाइनल प्रोडक्ट 50 lakhs। वापस से पीएनएल अकाउंट बनेगा, 50 लाख इधर लिखोगे सेल्स, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस 10, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 12, नेट प्रॉफिट आया 28। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये 28 को हम डिवाइड कैसे करें बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। तो अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बनाया है, आप है ना, आप क्या चेक करो, अपने को एक डिटेल और दी होगी क्वेश्चन में। क्या अपने को दिया होगा मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब शुगर केन इज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका अपने को क्या दिया होगा, मार्केट वैल्यू दिया होगा। अब मैं आपको दे रहा हूं मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन कौन से दिन पे, व्हेन इट इज ट्रांसफर टू फैक्ट्री, ये दिया होगा आपको। समझो कि ये अमाउंट 23 lakhs है। कितना है? नाउ एग्रीकल्चर इनकम कितना, तो यू टेक मार्केट वैल्यू जो था 23 lakhs माइनस करो कल्टीवेशन एक्सपेंसेस कितना 10 लाख, कितना बच गया 13 लाख। ये आपका क्या हो गया एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे आएगा, सेल्स उठाओ कितना 50 लाख माइनस क्या करो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना 12 लाख और माइनस क्या करो मार्केट वैल्यू कितना 23 lakhs, कितना बच गया 15 lakhs, 15 प्लस 13 हो गया 28 lakhs। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये फॉर्मूला के पीछे, तो तुम समझो। शुगर केन देव आपने कल्टीवेट किया, आपने ही उसको शुगर में कन्वर्ट किया और आपने ही उसको बेचा है। ऑल द एक्टिविटीज आर डन बाय देव ओनली। बस अब 2 मिनट के लिए देव ऐसा सोचो, अपने को आपकी एग्री और नॉन एग्री इनकम निकालनी है 28 lakhs में से। हाउ मच इज एग्री एंड हाउ मच इज नॉन एग्री, ये अपने को निकालने का है देव आपके लिए, ठीक है। अब अपन कैसे निकालेंगे, आप 2 मिनट के लिए ऐसा सोचो, 2 मिनट के लिए 2 देव है, दो अलग अलग देव है, देव 1 एंड देव 2। देव 1 जो है ना, देव 1 वो सिर्फ शुगर केन का कल्टीवेशन करता है और शुगर केन बेच देता है देव 2 को, और देव 2 क्या करता है शुगर खरीदता है, कन्वर्ट करता है, शुगर बना के बेचता है। ऐसे 2 अलग अलग देव है। अब देव 1 जो है उसने कल्टीवेशन किया, तो उसके खर्चे कितने हुए रहेंगे 10 लाख हुए रहेंगे। अब आप सिर्फ सोचो देव, आप अगर देव 1 और देव 2 को आपको ये बेचना है क्या शुगर केन, तो आप कितने में बेचोगे, देव 1 को देव 2 को शुगर केन बेचना है, कितने में बेचेगा, यानी से जो मार्केट में वैल्यू चल रही होगी उतने में। अब समझो वो टाइम पे मार्केट में वैल्यू 23 lakhs चल रही है, तो देव 2 जो है वो देव 1 को 23 lakhs पे करेगा और ये इसको शुगर केन सप्लाई करेगा। तो अब देव 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 23 lakhs आया, सेल्स हुआ, सेल्स माइनस 10 lakhs आपकी देव 1 एग्रीकल्चर इनकम मिल गई। और देव 2 क्या करेगा, शुगर केन खरीद रहा है किससे, कितने में, प्लस वो 12 लाख का मैन्युफैक्चरिंग खर्चा कर रहा है और 50 लाख में बेच रहा है। तो 50 लाख माइनस 12 लाख माइनस 23 lakhs जो देव 1 को पे किया। सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट वैल्यू इज लाइक अ सेल्स and here it is like a purchases. It is sale of sugar cane and here it is purchase of sugar cane.
नहीं समझा? कुछ रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूला में। ये मार्केट वैल्यू इधर इनकम और इधर एक्सपेंस क्यों आया वो समझ में आया आप लोगों को? सो ये आपका कॉम्पोजिट इनकम का कॉन्सेप्ट है। नॉन एग्रीकल्चर, मैं तो क्या, मैं तो आपको भी फॉर्मूला एक्सप्लेन कर, वो तो वैसे भी निकाल सकते। बराबर आया समझ में? चलो पहले ये लिख लेंगे कॉम्पोजिट इनकम, बढ़े अपन आगे। लास्ट पार्ट डिस्कस करते ये चैप्टर का। क्या है लास्ट पार्ट? स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में ना ये कॉन्सेप्ट आता भी है ना, तो भी आप लोगों को क्लिक नहीं होता है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सो बराबर से समझना मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं अभी। अब आपको अगर एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो पहले तो आप चेक करो कि ये इनकम आपको इंडिया से आ रही है कि ये इनकम आपको आउटसाइड इंडिया से आ रही है। अगर आपको आउटसाइड इंडिया से एग्रीकल्चर इनकम आई ना, तो याद रखना ये हमेशा टैक्सेबल है, बट टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। अपन ने पता है वो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था कि आप R&OR हो, RBNOR हो या NR हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एग्रीकल्चर इनकम आ रही है आपको कहां पे, आउटसाइड इंडिया, वो टैक्सेबल होगी कि नहीं। अब जो भी एग्रीकल्चर इनकम आपको कहां पे आ रही है बोलो, इंडिया में, तो इधर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा क्या कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं है। चेक कहां करना है ना, वो बराबर से देखना। एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया से आ रही है उधर चेक करना पड़ेगा क्या कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है कि नहीं है। अब अगर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल नहीं है तो एग्रीकल्चर इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल है तो एग्रीकल्चर इनकम इज अगेन एग्जेम्प्ट। सो चाहे स्कीम अप्लाई हो या ना हो, एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज exempt। which agriculture income which you will earn in India, क्योंकि आप डेफिनेशन पढ़ो, डेफिनेशन में सब जगह लिखा था कि इंडिया होना चाहिए। और ये जो exempt है वो है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1, 10(1) करके सेक्शन है जिसमें एग्रीकल्चर इनकम इज exempt। तो सर फिर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है? ध्यान से सुनो, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो गया ना, अगर अप्लाई हुआ, एग्रीकल्चर इनकम इज exempt बट इट इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। एंड अगर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हुआ तो इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए एक डाउट, नहीं वो डाउट नहीं, डाउट ये आना चाहिए कि सर स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, और नीचे आपने लिखा नॉट रेलेवेंट। तो ये दो लाइंस जो है ना, एग्जेम्प्ट एंड नॉट रेलेवेंट, ये लाइन वाइज जा रहा है, मतलब प्रॉपरली बैठ रहा है। बट इधर जब आप बोल रहे हो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, आप एक जगह पे लिख रहे हो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट और बाद में लिख रहे हो रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। ये दोनों स्टेटमेंट कहने से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं।
तो सर कैसे एग्जेम्प्ट, कैसे रेलेवेंट, ये क्या बोल रहे हो आप? अगर एग्जेम्प्ट है तो हाउ इट इज रेलेवेंट, एंड इफ इट इज रेलेवेंट देन हाउ इट इज एग्जेम्प्ट। तो उसके लिए पहले अपन स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन के प्रोविजंस देखते हैं क्या है, उसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे एग्जेम्प्ट है और कैसे रेलेवेंट है। बट पहले तो दिमाग में ये डालो कि एग्रीकल्चर इनकम अगर कहां पे आ रही है, इंडिया में, उधर ही आपको चेक करना है स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन क्या हो गया, एप्लीकेबल, तो एग्रीकल्चर इनकम इज exempt but it is relevant for tax calculation, and if scheme of partial integration is not applicable then agriculture income is still exempt but it is not relevant. जब नॉट एप्लीकेबल है तब तो बहुत क्लियर है, एग्जाम भी है एंड इट इज नॉट रेलेवेंट, बराबर है, एग्जाम है इसलिए नॉट रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। बट आप जब बोल रहे हो कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम, देन हाउ इट इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन? क्योंकि एक जगह पे अगर मैं बोल रहा हूं एग्जाम है तो रेलेवेंट कैसे हुआ, और रेलेवेंट है तो एग्जाम कैसे हुआ? चलो पहले तो अब ये देखते हैं कि स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई कब होता है। तो पहला पॉइंट, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तभी अप्लाई होगा व्हेन पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एज पर स्लैब रेट्स। मतलब पर्सन को क्या लगना चाहिए, तो क्या यह स्कीम इंडिविजुअल को अप्लाई होगा? यस। एचयूएफ को अप्लाई होगा? यस। पार्टनरशिप फर्म को अप्लाई होगा? नो। एओपीबीओआई को अप्लाई होगा? यस। कंपनी को अप्लाई होगा? नो। एजेपी को अप्लाई होगा? यस। ये उसी को लगेगा स्कीम जिसको स्लैब रेट्स लग रहा है। सेकेंड, आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए, विच इनकम, वो होनी चाहिए मोर देन 5,000। 5,000 से एग्रीकल्चर इनकम आपकी ज्यादा होनी चाहिए। एंड थर्ड, आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, व्हेन आई से नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब योर नेट टोटल इनकम, मतलब 5 हेड्स की इनकम माइनस डिडक्शन, वो होना चाहिए मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। व्हाट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? 3 लाख, 5 लाख, 2,50,000, वो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। सो कितनी कंडीशंस है टोटल? 3। पहला, पर्सन को क्या लगना चाहिए? एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन, एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है बट इट इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन, बराबर। क्योंकि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल, एंड इफ स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल देन एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट 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 बट इट इज रेलेवेंट फॉर। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर चलो स्कीम कब अप्लाई होता है वो हमने समझ लिया, बट आप बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर इनकम इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन, मतलब क्या? तो अब जब ये स्कीम अप्लाई हुआ ना, तब आपको जो अब मैं स्टेप सिखाऊंगा ना, उसके हिसाब से टैक्स निकालने का है। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप्स टू कैलकुलेट टैक्स। ये स्टेप्स आप कब यूज करोगे बोलो? एप्लीकेबल होगा, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई होगा, और स्कीम कब अप्लाई होगा? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। 3 कंडीशन सेटिस्फाई, स्कीम एप्लीकेबल, तब ये स्टेप्स यूज करने का। चलो स्टेप नंबर 1, क्या करना है? एग्रीकल्चर इनकम लेना है और उसमें आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर देना है। क्या निकालना है? टोटल, और उस पे सिर्फ बेसिक टैक्स। You will not give effect of surcharge, you will not give effect of rebate, you will not give effect of HEC also. कुछ भी नहीं, only basic tax. Step number
में क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम लेना है प्लस आपका जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल है, एड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड कैलकुलेट टोटल, एंड अगेन ऑन टोटल कैलकुलेट only basic tax. Now understand, amount at step number 1, 100% it will be higher than step number 2. Why? Because one of the condition is non-agriculture income is more than basic exemption limit. So if non-agriculture income is more than my basic exemption limit, so can I say total at step 1 will be always higher than total at step 2. तो अगर आपका स्टेप 1 में आंसर ज्यादा आ रहा है स्टेप 2 से तो आप सही जा रहे हो, बट अगर आपने यहां पे स्टेप 1 में कम आ गया और स्टेप 2 में ज्यादा आ गया, मतलब आपने गलत किया है, क्योंकि फिर तो क्या हुआ रहेगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हुई रहेगी, तो स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल ओनली और आपने अप्लाई कर दी है। समझा कि नहीं? नाउ योर स्टेप नंबर 3, ध्यान से सुनना, हाउ मच बेसिक टैक्स यू आर लायबल टू पे। नाउ योर बेसिक टैक्स पेबल इज स्टेप 1 minus step number 2, and now you will give effect of rebate if applicable, you will add surcharge if applicable, and lastly you will add health and education cess, which is always applicable. Rebate minus surcharge add, HEC add. अब let us take one example and let us understand. समझो एक पर्सन है मिस्टर ए, जो कौन है बोलो, इंडिविजुअल। अब उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो है 4 लाख रुपया, एंड उसकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो है 6 लाख रुपया। अपने को इसका टैक्स कैलकुलेट करना है अंडर ऑप्शनल स्कीम। चलो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, और इस पे मुझे टैक्स निकालना हो तो 1,12,500 आएगा। कैसे 1,12,500? 0 से लेके 2,50,000, 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख। स्टेप नंबर 2, 4 लाख लूंगा मैं, 2.5 लाख ऐड करूंगा, 6.5 लाख मिलेगा। चलो इस पे बेसिक टैक्स कितना आएगा बोलो, बराबर 1.5 लाख के ऊपर 20% 30,000 प्लस 12,500 42,500 आ गया। तुम्हारा बेसिक टैक्स कितना आ रहा है अभी 70,000। अब क्वेश्चन आती है रीबेट की। रीबेट आपको ऑप्शनल स्कीम में कब मिलता है? ऑप्शनल स्कीम में, बराबर, पर आप इंडिविजुअल भी होने चाहिए और रेसिडेंट भी होने चाहिए, और आपने लास्ट बोला इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सी इनकम देखने की? एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर के दोनों को ऐड करके चेक करना है, बराबर है। उसके लिए अपने को इनकम देखनी है। देखते क्या है, सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी, तो सरचार्ज के लिए भी अपने को इनकम देखनी है। रीबेट के लिए भी इनकम चाहिए और सरचार्ज के लिए भी इनकम चाहिए, बट क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सी इनकम देखेंगे? याद रखना, हियर यू विल चेक ओनली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सो इन माय एग्जांपल, हाउ मच इज योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, विच इज मोर देन and which is less than 50 lakh. So there is no rebate, no surcharge. क्या आ जाएगा? HEC 2,800, 4% के हिसाब से, फाइनल टैक्सेस 72,800। एक मिनट पहले रिवाइज करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम कहां से आया बोलो? पहले तो इंडिया, तो स्कीम देखना है। आउटसाइड इंडिया से आया तो टैक्सेबल है, बट टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगा ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। इंडिया से जो एग्रीकल्चर इनकम आई उसमें क्या चेक करोगे? नहीं होता है। दोनों जगह पे एग्रीकल्चर इनकम इज ऑलवेज
बट इफ स्कीम इज एप्लीकेबल देन एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स कैलकुलेशन। अब स्कीम कब अप्लाई होगा? जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा। कंडीशन नंबर 1, पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स एज पर एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन। तीनों कंडीशन अगर क्या हो गई तो फिर एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो वी विल यूज 3 स्टेप्स एंड कैलकुलेट टैक्स। स्टेप नंबर 1, एग्रीकल्चर इनकम लेने का, नॉन एग्रीकल्चर ऐड करने का, टोटल और बेसिक टैक्स। याद रखना इधर रिबेट सरचार्ज का इफेक्ट नहीं देने का स्टार्टिंग में। स्टेप नंबर 2 में एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, टोटल और बेसिक टैक्स। और 3 में 1 - 2 करेंगे, उतना अपना बेसिक टैक्स पेएबल है, फिर रिबेट सरचार्ज एंड एचईसी आएगा। अभी अपन जाते हैं अपने स्टेटमेंट्स के ऊपर जो मैंने पहले लिखी थी। मेरा पहला स्टेटमेंट था व्हेन स्कीम इज एप्लीकेबल। पहला स्टेटमेंट था एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। दूसरा स्टेटमेंट था एग्रीकल्चर इनकम इज रेलेवेंट। मतलब व्हेन स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन इज एप्लीकेबल, मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी। पहली, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, ऐसा लिखा मैंने। और दूसरा स्टेटमेंट मैंने ये भी लिखा, एग्रीकल्चर इनकम इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। बराबर। अब ये दोनों स्टेटमेंट को अपने को समझना है। चलो पहले अपन फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। थोड़ा दिमाग चलाओ, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं एग्जेम्प्ट, तो मुझे टैक्स कहना ही से सिर्फ 6 लाख पे ही आना चाहिए। 4 लाख पे तो टैक्स ही नहीं आना चाहिए ना। और 6 लाख पे अगर मुझे कोई बोले कि टैक्स कैलकुलेट करो, तो मैं कैसे करूंगा? 0 से लेके 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 5 लाख और 5 लाख से लेके 6 लाख। यहां पे 1 लाख, यहां पे 2.5 लाख, यहां पे 2.5 लाख, इस पे नील, इस पे 5%, इस पे 20%, तो यहाँ पे टैक्स आएगा 20,000, यहाँ पे आएगा 12,500 और यहाँ पे आएगा नील। तो मेरा टोटल टैक्स हो जाएगा 32,500। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर इनकम इज, तो मेरा बेसिक टैक्स कितना आना चाहिए? बेसिक टैक्स 32, पर मेरा बेसिक टैक्स तो 70,000 आया है। मतलब 32,500 से तो ज्यादा है। चलो ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट के हिसाब से तो मैच नहीं हो रहा है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, वो तो मैच। एग्रीकल्चर इनकम इज रेलेवेंट वाला स्टेटमेंट समझते हैं। रेलेवेंट मतलब क्या? तो फिर कहने से 10 लाख पे टैक्स आना चाहिए। 10 कैसे आया? एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सब पे आना चाहिए ना। इट इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। तो अगर मैं 10 लाख पे टैक्स निकालूं तो 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, इधर 5, इधर 2.5, इधर 2.5, इस पे नील, इस पे 5%, इस पे 20%। यह आएगा 1 लाख, यह आएगा 12,500, यह आएगा नील। टोटल हो जाएगा 1,12,500। अब थोड़ा अपना दिमाग चलाओ। इधर मैंने एग्रीकल्चर इनकम को पूरा एग्जम्प्ट कर दिया। माई टैक्स इज 32,500 और मेरा एक्चुअल में टैक्स है 70। ऊपर बताया ना बेसिक टैक्स, तो इससे तो मेरा टैक्स कहने से कम जा रहा है। अगर मैं पूरा टैक्सेबल कर दूं तो आना चाहिए 1,12,500, बट मेरा टैक्स तो उससे कम आ रहा है। मतलब मैं अगर समझो, मैं अगर क्या कर रहा हूं? एग्रीकल्चर इनकम को पूरा क्या कर रहा हूं? पूरा क्या कर रहा हूं? एग्जेम्प्ट। तो मेरा टैक्स कितना आना चाहिए? 32,500, पर मेरा आ कितना रहा है? मतलब उससे ज्यादा आ रहा है। अगर मैं पूरा टैक्सेबल कर रहा हूं तो 1,12,500 आना चाहिए, पर मेरा तो आ रहा है 70, उससे कम आ रहा है। ये चल क्या रहा है? मतलब दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से मैं जा रहा हूं। एक बोल रहा है एग्जेम्प्ट, एक बोल रहा है रेलेवेंट। समझो, अभी ध्यान से सुनना, क्या प्रोविजन बनाया है देखो। अभी कितनी इनकम है पहले तो मुझे वो बताओ। आपकी टोटल सब मिला के 10 लाख इनकम है। अब आप मुझे बताओ एग्रीकल्चर इनकम कितनी है इसमें से, और नॉन एग्रीकल्चर? स्टेटमेंट्स क्या है अपनी दोनों?
बस ये याद रखना अभी स्टेटमेंट। अब ध्यान से सुनो क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, देखो। आपका पहला स्लैब क्या है? पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, ठीक है। अब अबाउट 10 lakhs की ये सब में जरूरत नहीं है अपने को। 5, 2.5 एंड 2.5। अब सुनना, बराबर से सुनना। आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम कहना इसे 6 लाख है। अब 6 लाख पे नॉर्मली टैक्स कैसे लगना चाहिए? 6 लाख में से पहले 2.5 लाख पे नहीं लगना चाहिए, फिर 2.5 लाख के ऊपर 5% लगना चाहिए, और फिर 1 लाख के ऊपर 20% लगना चाहिए। अब सुनो सुनो, गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाया ना, उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। कि असेसी अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, अप टू बेसिक, जब तक तेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट चल रही है ना, ये 2.5 लाख, ये 2.5 लाख की जो इनकम है ना, ये 2.5 लाख की इनकम हम समझेंगे कि तेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन वंस योर इनकम एक्सीड्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब एक बार तेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस कर देगी, हम ऐसा समझेंगे, हम ऐसा मानेंगे क्या, कि अब तेरी एग्रीकल्चर इनकम आना स्टार्ट हुई है। मतलब क्या, एक बार बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हुआ, नाउ स्टार्ट अलोकेटिंग योर इनकम फर्स्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इनकम। मतलब अब तुम ऐसा समझो, ऐसा मानो क्या, कि ये 2.5 लाख रुपया ना, ये 2.5 लाख रुपया क्या है? ये एग्रीकल्चर इनकम है। और एग्रीकल्चर इनकम है कितनी? 4। 2.5 अगर इधर गई तो और कितनी बची मेरी एग्रीकल्चर इनकम? तो ये 5 लाख के 2 टुकड़े करो, 1.5 lakhs एंड 3.5 lakhs। उसमें से समझो कि ये 1.5 lakhs क्या है? एग्रीकल्चर। तो फिर वो जो 3.5 लाख बच गई वो कौन सी इनकम है? तो वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम। पहले ये बाइफर्गेशन समझा आपको। अप टू बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यू कंसिडर इनकम एज योर नॉर्मल इनकम। वंस योर इनकम स्टार्ट अलोकेटिंग योर इनकम फर्स्ट टुवर्ड्स एग्रीकल्चर इनकम, बराबर। चलो अब है ना, अब आप लोग टैक्स कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। इस पे तो नील आना चाहिए, इस पे आना चाहिए 5%, इस पे 20 और इस पे भी 20, बराबर। यह आ गया नील, यह आ गया 12,500, यह आ गया 30,000 और यह आ गया 70,000। अब तुम समझो, ये जो 2.5 लाख वाली इनकम है, टोटल करोगे तो 1,12,500 आया ना। अब ये 2.5 लाख वाली जो इनकम है, ये कौन सी इनकम है? एग्रीकल्चर। ये 1.5 लाख वाली इनकम कौन सी है? गवर्नमेंट बोल रहा है हमें ये टैक्स तो आपसे चाहिए ही नहीं, हमें ये टैक्स तो आपसे चाहिए ही नहीं। क्यों? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, हम नहीं ले रहे तुमसे टैक्स। तो हमें कितना चाहिए आपसे? 70,000। अभी भी तुम्हें समझा नहीं है, ध्यान से सुनो क्या हुआ है। अब एक ही लाइन में एक्सप्लेन करूंगा, यू विल अंडरस्टैंड। 6 लाख जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, सुनने का बराबर से, 6 लाख जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, उसमें से 2.5 लाख पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था, बैलेंस 2.5 लाख पे 5% और ये 1 लाख पे 20%। एग्रीकल्चर इनकम ने क्या किया पता है? ये वाली जो जगह थी ना, ये वाली जगह किसकी थी पता है? नॉन एग्री की इनकम की थी। ये वाली जगह उसने अलोकेट कर दी हमने एग्रीकल्चर इनकम को। मतलब एग्रीकल्चर इनकम क्या बोल रहे हैं, सुनो, कि 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तक, that is your non-agri. Once your income exceeds basic exemption, you will not allocate this income to non-agri, you allocate to agri. मतलब आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जगह किसने ले ली? एग्रीकल्चर इनकम ने ले ली। और जैसे ये एग्रीकल्चर इनकम ने जगह ले ली, तो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम देखो पीछे चली गई इधर 3.5 लाख। जबकि पहले 1 लाख पे 20% लग रहा था, अब 3.5 लाख पे 20% लग रहा है। मतलब कर क्या रहा है पता है? कर क्या रहा है? एग्रीकल्चर इनकम क्या कर रहा है? आपके नॉन एग्रीकल्चर इनकम की
जगह लेता है और आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को शिफ्ट करता है इनटू अ हायर टैक्स ब्रैकेट, पीछे धक्का मारता है। पीछे धक्का मारा तो स्लैब रेट पीछे तो बढ़ने वाला ही है ना। थोड़ा सा और दिमाग चलाओ, अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम को 14 लाख कर दूं ना, योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम विल गेट टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। 10 लाख के ऊपर चली जाएगी तुम्हारी वो इनकम। तो हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जगह ले लेता है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को पीछे शिफ्ट करता है, धक्का मारता है कि भाई तू पीछे जा। पीछे जाएगा तो आगे वाला स्लैब रेट नहीं एप्लीकेबल होगा और पीछे वाला एप्लीकेबल होगा, तो टैक्स तो बढ़ेगा ना। तुम्हें समझ में आ रहा हो? तो ये मैंने जो अभी सिखाया ना आपको चार्ट में, वो और कुछ नहीं है। देखो पहले मैंने टैक्स कैलकुलेट किया 1,12,500 बराबर, कितने पे टैक्स था वो? 1,12,500, पूरे 10 लाख पे टैक्स था। और फिर देखो 12,500 एंड 30,000, 42,500 माइनस किया, तो ये क्या हो गया पता है? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम, स्टेप नंबर 2। और फिर 1 माइनस 2 किया मैंने, तो 70,000 बचा। समझा? अब सिर्फ समझो और एक पॉइंट, क्या तुम सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम कमाओ 5 करोड़ की, स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल। स्कीम अप्लाई नहीं, पूरा एग्जाम करो मजे तुम लोग। बट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, अगर तुमने एग्री के साथ नॉन एग्री भी कमाया तो नाउ ऑन नॉन एग्री यू आर केपेबल ऑफ पेइंग मोर टैक्स, उस पे ज्यादा पर। तू सिर्फ 10 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम कमा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा एग्जम्पशन देंगे, कोई टैक्स नहीं लेंगे तेरे से। बट यस, अगर तूने नॉन एग्री के एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्री भी कमाया तो अब तू नॉन एग्री पे ज्यादा टैक्स दे हमें। तो अब क्या करेंगे, तेरी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम की जगह है वो कौन ले लेगा? एग्रीकल्चर इनकम लेगा और तेरी नॉन एग्रीकल्चर इनकम को पीछे डालेगा। तुम 50 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम अर्न करो, नो टैक्स। बट 50 के साथ साथ अगर तुमने एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर इनकम अर्न कर ली, एग्रीकल्चर इनकम 50 करोड़, बाकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 10 लाख, यानी से अब वो 10 लाख के ऊपर हम टैक्स ज्यादा लेंगे तुमसे। बैठा दिमाग में, बैठा कॉन्सेप्ट। अब मैंने बोला था ये स्कीम किसको अप्लाई होता है? जिसको स्लैब रेट लगता है। थोड़ा दिमाग चलाओ, फ्लैट रेट वाले को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? पर्पस क्या है ये स्कीम का? जो लोअर टैक्स ब्रैकेट में होगा उसको यू कैन शिफ्ट इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। कंपनी को पहले से ही 30% लगता है, उसकी इनकम शिफ्ट करके किधर डालेगा तुम लोग? 30% तो है, तो रट्टा मत मारो कोई भी चीज। अंडरस्टैंड पर्पस, वाई समझ गए तो हो गया तुम्हारा। एग्जाम में ये ड्रॉ नहीं करने का, एग्जाम में नहीं चलेगा, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब तुम स्टेटमेंट देखो मेरी दोनों, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाया नहीं, इट इज एग्जाम। बट क्या वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूजफुल है? यस, इट इज रेलेवेंट फॉर टैक्स कैलकुलेशन। सो एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बट एग्रीकल्चर इनकम विल शिफ्ट योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम इनटू अ हायर टैक्स ब्रैकेट, सो यू आर लायबल टू पे मोर टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम, और इसीलिए आपका टैक्स बढ़ जाता है। समझा कि नहीं समझा? पक्का? अब एग्जाम में ना आप लोगों के साइड से गलती क्या होती है, आपको क्वेश्चन में दिया होता है एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख, फिर आपको नॉन एग्रीकल्चर इनकम का डिटेल्स दिया होगा, आप कैलकुलेट करते हो, पर आप लास्ट में क्वेश्चन में अगर टैक्स कैलकुलेशन पूछा है ना, आप ये भूल जाते हो। आपको याद ही नहीं आता है कि अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो स्कीम इज एप्लीकेबल है। वो बोलते हैं ना हिडन एडजस्टमेंट की तरह, वैसा आता है ये चीज। आपको इतना याद आ जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट करना है। अगर ये कब आएगा, ये कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेशन पूछा। टैक्स कैलकुलेशन नहीं पूछा तो ये सब नहीं करने का है रे, तो एग्जम्प्ट करके आ जाने का एग्रीकल्चर इनकम। अगर क्वेश्चन में टैक्स कैलकुलेशन पूछा तो ये सब आएगा। बराबर? कुछ डाउट हो तो पूछो। अभी मेरे साइड से मेरे सारे स्टेटमेंट्स जो मैंने मारे थे यहां पे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपके साइड से कुछ भी डाउट हो तो बोलो। समझा आप लोगों को? चलो लिख लीजिए। बोलो सर। कैसे दिखाओगे, जरा सिखाओ मुझे। कैसे दिखाओगे सर? आपको इनकम आ रही है कहीं से,
आप उसको एग्रीकल्चर में कैसे प्रूव करोगे? कल उठ के अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि ये इनकम एग्रीकल्चर कैसे है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ना। वहाँ पे एक्सप्लेनेशन ही कैसे पॉसिबल होगा? ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर वन में क्या वो कौन सा एग्जाम ये लिखना है आप लोगों को? क्या लिखना है? ये वाला तीनों लिखना है? लिख ले। एग्जाम में मत बनाना ये होने के बाद होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 करना। याद रखना, इधर रिबेट नहीं आएगा HUF के केस में, क्योंकि HUF है, रिबेट इंडिविजुअल को ही मिलता है। दूसरा, नॉन रेसिडेंट को भी स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि उसको भी तो स्लैबरेटी लगता है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना। बाकी तो ठीक है, केस बहुत इजी था। अब अगर ये वाले क्वेश्चन की हम बात करें ना, तो इधर आपको टैक्स लायबिलिटी बोला है, तो ऐसे देखने जाएंगे तो ये आपके 4 एग्जाम्पल्स हो गए। मतलब आपको 45 इयर्स ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट में करना पड़ेगा और 70 इयर्स ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट में करना पड़ेगा, बराबर। और आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई वो समझाना, 480 माइनस 170। तो कहां पे क्या प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? अरे 7 लाख के ऊपर अपना टैक्स कितना आता है बोलो? पे 0 आता है, और अभी अपनी इनकम है 7,30,000, जिस पे टैक्स कितना आ रहा है? 40,500 आ रहा है डिफॉल्ट स्कीम में। तो हाउ मच एक्स्ट्रा इनकम इज अर्न? 30,000, 10,500 का रिबेट आ जाएगा। हाँ, 30,000 बचेगा, उसमें 4% ऐड कर दो। डिफॉल्ट स्कीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमेशा 3 लाख ही आएगा, क्योंकि उधर तो 0 से 3 लाख टैक्स ही नहीं है ना। फिर पर्सन कोई भी हो, सुफियान पर्सन कोई भी हो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमेशा 3 लाख ही होगा, क्योंकि 3 लाख के ऊपर आपका टैक्स ही नहीं है वहां पे। समझा? और आप है ना स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 के हिसाब से बेसिक टैक्स निकालोगे, आपका बेसिक टैक्स आएगा 40,500। लेकिन आपकी जो इनकम है वो 7 लाख से कम है, सॉरी 7 लाख से ज्यादा है, 730। आप याद करोगे ना, तो जो डिफॉल्ट स्कीम था उसमें 7 लाख के ऊपर गई तो रिबेट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल भी। तो उसमें अपन वर्किंग नोट बनाते थे कि 7 लाख के ऊपर अगर हमें टैक्स पे करने को बोलेगा तो 0 आएगा, और अभी इनकम आ रही है 730, तो उस पर बेसिक टैक्स आ रहा है 40,500 का। एक्स्ट्रा इनकम इज 30,000, बट एक्स्ट्रा टैक्स जो जा रहा है वो है 40,500। एक्स्ट्रा इनकम इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स, तो डिफरेंस इज योर रिबेट। तो इसमें से 10,500 का रिबेट मिलेगा और 30,000 बचेगा, एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, बराबर। अब और छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं सॉल्व। एक है क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 3.2 पे, और फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ये आ गया आंसर, ये वाला। इसमें आपको समझा ना, 30% तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम ही बनेगा, बाकी वो 70% जो है वो कॉम्पोजिट इनकम है आपका। चलो ये एक बार करो। ओके, पहली जो इनकम है वो तो 65 एंड 35, कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड 75 एंड 25 हो जाएगा।
रोस्टेड वाला आउटसाइड इंडिया आ रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल। क्यों फुल्ली टैक्सेबल? क्योंकि ये पर्सन आर एंड ओ आर है, आर एंड ओ आर को वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल। टी के केस में 40 एंड 60, एंड इसमें तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर। बराबर। चलो, आपका एक और टॉपिक खत्म हो गया, एग्रीकल्चर इनकम। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब थोड़ी बहुत पहले आज के दिन में बेसिक चीजें ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो हेड ऑफ इनकम है, हेड, फर्स्ट जो हेड है वो है सैलरी, सेकंड हेड जो है वो है हाउस प्रॉपर्टी, एंड थर्ड हेड ऑफ इनकम इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। हर एक हेड में मैंने आपको पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया है। ये है 15, ये है 22। बिजनेस एंड प्रोफेशन का चार्जिंग सेक्शन इज 28। और सेकंड अपन ने डिस्कस किया है कि कौन से ईयर में आपको टैक्स लगेगा। सो व्हाट विल बी योर ईयर ऑफ टैक्स? तो सैलरी में इट इज ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। हाउस प्रॉपर्टी में आपको टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस। अब बात आती है बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जो हेड है, इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन इज गिवन टू assessee. Either he can follow mercantile system of accounting or he can follow cash system of accounting. मतलब यहां पे assessee के पास ऑप्शन है, क्या तुझे जो फॉलो करना है कर। तुझे अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करना है तो मर्केंटाइल कर, कैश फॉलो करना है तो कैश कर। मर्केंटाइल सिस्टम मतलब योर अक्रूवल सिस्टम। तो तुम वहां पे इनकम्स कब रिकॉर्ड करोगे? जब इनकम्स रिसीवेबल हो जाएगी। और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करोगे? जब एक्सपेंसेस पेएबल हो जाएंगे। और कैश सिस्टम में इनकम जब रिसीव होगी तब रिकॉर्ड करोगे, और एक्सपेंसेस जब पे होगा तब रिकॉर्ड करोगे। सो ये हेड के अंदर ऑप्शन इज गिवन टू असेसी दैट आइदर ही कैन फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम और ही कैन फॉलो कैश सिस्टम। अब यहां पे जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 28। अब ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 28, इसके अंदर आप लोगों को टोटल 9 इनकम्स का लिस्ट दिया है। 9 जो 9 इनकम्स यहां पे दी है उस पे आपको टैक्स ये हेड के अंदर लगेगा। ये बोलता है चार्जिंग सेक्शन। सो चार्जिंग सेक्शन 28 के अंदर टोटल आप लोगों को 9 इनकम्स का लिस्ट दिया है। ये जो 9 इनकम्स ये हेड के अंदर कवर्ड है उस पे आपको टैक्स लगेगा। कौन से हेड में? बिजनेस हेड में। नहीं, ये लिस्ट एग्जॉस्टिव है। सो चार्जिंग सेक्शन के अंदर आपको 9 इनकम्स का लिस्ट दिया है। अच्छा, और भी इनकम्स है, ऐसा नहीं है कि यही सेक्शन में, और भी जगह पे आता है। एक सेक्शन आगे और भी है जहां पे इनकम्स हमें बताई जाती है। बट ये 9 इनकम्स पे तो टैक्स आपको हमेशा यही हेड में लगेगा। बराबर। अब ये मुझे एक्सप्लेन करना है आप लोगों को, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जो मुझे ये चैप्टर के अंदर आगे काम में आने वाला है। सो 2 मिनट के लिए मैं चार्जिंग सेक्शन को साइड में रख रहा हूं। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं जो मुझे आगे जाके ये चैप्टर के अंदर काम आएगा। ध्यान से सुनना, एक्सप्लेनेशन क्या है। आप है ना कोई भी टाइप का टैक्स पढ़ते हो ना, टैक्स पढ़ने का है ना एक फ्लो रहता है। चाहे आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ो या चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ो, देयर इज वन फ्लो टू रीड एनी टैक्स। कोई भी टैक्स तुम देखोगे ना तो गवर्नमेंट ने क्या किया है,
ये जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है ना गवर्नमेंट ने, इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। टैक्स को लेके गवर्नमेंट ने जो सिस्टम बनाया है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट? तो गवर्नमेंट ने क्या किया पता है? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दी, पब्लिक को बोला ये ले एक्ट, तू रीड कर और आके टैक्स भर। मैं सेल्फ असेस मतलब क्या? खुद अपना टैक्स अपन खुद कैलकुलेट करें। अब आप चाहे डायरेक्ट टैक्स पढ़ो या चाहे इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ो, देयर इज सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। अब सेल्फ असेसमेंट सिस्टम में हो क्या गया? तो अभी इनकम टैक्स एक्ट बना दिया गवर्नमेंट ने और बोला ये ले एक्ट पब्लिक तुम पढ़ो और आके टैक्स भरो। अब पब्लिक को क्या करना है? तो पब्लिक को नंबर 1 ये एक्ट रीड करना है। रीड करके उसके बेसिस पे उसको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पब्लिक को स्टेप नंबर 1, कोई भी टैक्स आप पढ़ो, स्टेप नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। पहला स्टेप क्या आता है? कैलकुलेट करो। आप लोग अभी क्या सीख रहे हो मेरे साथ? कैलकुलेशन ही नहीं तो सीख रहे हो कि कितना टैक्स भरने को आएगा, बट उसके लिए पहले आपको इनकम कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे टैक्स कैलकुलेशन आएगा। सो आप लोग अभी मेरे साथ जो सीख रहे हो वो और कुछ नहीं है, दैट इज स्टेप नंबर 1 ओनली। क्या? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, हाउ मच टैक्स वी आर लायबल टू पे, वही तो आप सीख रहे हो मेरे साथ। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? आफ्टर कैलकुलेटिंग टैक्स, नाउ इट्स टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। सो अब टैक्स क्या करो? पे करो। चलो पेमेंट भी हो गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईटीआर। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न्स। अच्छा सर, ये इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या होता है? तो इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्मेट होता है जो दिया जाता है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये फॉर्मेट देता है और बोलता है कि आपने जो भी इनकम कमाई है उसकी सारी डिटेल्स ये फॉर्मेट में डाल के हमें दो। सो नाउ देयर इज वन वेबसाइट, इनकम टैक्स .gov करके एक पोर्टल है ये वाला। ये पोर्टल पे आप देखोगे तो आप लोगों को एक ही मिनट, डाउनलोड्स में तुम्हें ये दिख रहा है आईटीआर करके, आईटीआर, एक मिनट, हाँ ये रीड कर पा रहे हो? आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। सो दिस आर डिफरेंट इनकम टैक्स रिटर्न्स। एवरी रिटर्न इज एप्लीकेबल टू अ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्संस। देखो आईटीआर 1 किसको एप्लीकेबल है ना, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। अब अगर आप एक इंडिविजुअल हो जो रेसिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000। अब ये जो डिटेल्स फिट करेगा उसको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। ऐसे ही अलग अलग आईटीआर है। अब ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है incometax.gov.in। ये वेबसाइट पे आके आप लोगों को आपका इनकम टैक्स का जो रिटर्न है वो क्या करना पड़ता है? फाइल। पता नहीं ये थोड़ा इधर ओपन अलग अलग, हाँ अभी हुआ। अब देखो इधर तुम्हें दिख रहा है ये लॉगिन एंड रजिस्टर दिख रहा है। तो इधर आप रजिस्टर पे पहले क्लिक करोगे ना, तो रजिस्टर मतलब क्या? आपके पास आपका पैन होना चाहिए, दैट इज परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसके बेसिस पे आप इधर पैन डालो, कंटिन्यू आएगा, फिर आगे आपसे थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछेगा और आपका इधर अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, जैसे आप जीमेल पे कैसे अकाउंट बनाते हो वैसे। उसके बाद तुम्हें यहां पे एक सेकेंड ऑप्शन दिखेगा, ये पता नहीं वेबसाइट थोड़ा ये इधर व्यू क्यों अलग आ रहा है वो नहीं पता चल रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ठीक है रुक जाओ।
ठीक है, ऐसा व्यू होता है बेसिकली वेबसाइट का। वो सब ऑप्शंस पता नहीं ऊपर नीचे हो रहे हैं यहाँ पे। ये देखो वापस वही हो गया। ठीक है, तुम्हें समझा, लेकिन ये वेबसाइट है। अब है ना यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है लॉगिन करके। जैसे ही आप लोग ने रजिस्टर कर लिया ना अपने आप को, रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद लॉगिन करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ये देखो यहाँ पे, ये रहा। फिर लॉगिन करो, आपका पैन नंबर डालो, पासवर्ड आपने जो भी सेट किया होगा रजिस्ट्रेशन करते वक्त, वो पासवर्ड पूछेगा, वो डाल के लॉगिन कर दो। यहां पे आके आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। सो आपको कोई भी पूछे ना कि टैक्स का फ्लो क्या होता है, तो ये एनी टैक्स यू रीड, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, स्टेप नंबर 1 क्या है? नहीं, ये एंटायर सिस्टम इज नोन एज सेल्फ असेसमेंट। स्टेप नंबर 1 इन सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, स्टेप नंबर 1 is calculation of tax. Okay, first you calculate how much tax you are liable to pay. Second step is payment of tax, and third step is income tax returns. You file income tax returns. Income tax के returns file करो। अब ये income tax के returns अभी तो ई फाइल होते हैं, that is इलेक्ट्रॉनिक फाइल है। मैंने जब आर्टिकलशिप स्टार्ट किया था तो हम लोग क्या करते थे पता है? ये इनकम टैक्स के रिटर्न्स का फॉर्म कंप्यूटर में भरते थे, फिर उसका प्रिंट लेते थे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते थे और उधर जाके सबमिट करते थे। अब आप देखोगे तो इधर बीकेसी में, इधर थाना में है, लोअर परेल में है, ग्रैंट रोड में है, ये सब जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका रिटर्न कौन से डिपार्टमेंट में सबमिट होगा। बैंड्रा में सबमिट होगा, ग्रैंट रोड सबमिट होगा, कहां सबमिट होगा वो पूरा ऑनलाइन बताते थे, और आपको जाके उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो रिटर्न देना पड़ता था। सो पहले तो सब चीजें मैन्युअली होती थी, फिर धीरे 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 करके सब चीजें अभी इलेक्ट्रॉनिकली करती है। अभी तो आप लोग आपके आर्टिकलशिप पीरियड में शायद कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओगे ही नहीं कभी भी। नहीं तो आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो लाइन लगी होती थी ना रिटर्न फाइलिंग के वक्त, मतलब अपना दिमाग काम ना करे उतना लाइन रहता था। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th देयर वाज एन आर्टिकलशिप इन आवर केस। फाउंडेशन के बाद ही आर्टिकलशिप। अब फाउंडेशन के बाद आर्टिकलशिप में तो आपको कुछ आता नहीं है, क्योंकि 12th क्लियर किया है। टैक्स का तो नॉलेज नहीं था मुझे, ना कोई ऑडिट का नॉलेज था, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़े थे। जून मंथ वो सीपीटी दिया था, एंड देन जुलाई वॉज दिस रिजल्ट का डेट। जैसे ही रिजल्ट आया, माय आर्टिकलशिप स्टार्टेड ऑन 19th जुलाई। एक अंधेरी में फर्म था उसमें, 19th जुलाई को आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, और रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है ना इनकम टैक्स की, दैट इज 31st जुलाई। तो अभी ऑफिस में तो कुछ काम आए नहीं, तो मुझे फर्स्ट जब मैं स्टार्ट किया आर्टिकलशिप, मेरा पहला ही काम ये था कि ऑफिस में सब रिटर्न बना के रखेंगे, मुझे जाके सबमिट करने का सब जगह पे। सो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप जाओ, इतना लाइन रहता था, क्योंकि सब लोग तभी जागते हैं रिटर्न सबमिट करने के लिए। तो सब ऐसा लाइन, कम से कम 200 300 लोगों का लाइन रहता था, और उधर आप डिपार्टमेंट में जाके रिटर्न सबमिट कर। बट ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें चेंज हो गई, एंड अभी तो हम सब रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करते हैं। अब गवर्नमेंट का पूरा टारगेट क्या है? रिटर्न शुड बी अ पेपरलेस रिटर्न। पेपर्स वेस्ट मत करो तुम लोग, क्योंकि पहले तो क्या होता था, हर एक चीज वो लोग पेपर अपने से लेते थे। अभी कोई पेपर नहीं, ऑनलाइन फाइल कर दो, अपना काम खत्म हो गया। ये जो पूरा सिस्टम मैंने आपको समझाया ना, इज अ सेल्फ असेसमेंट। अब मुझे इसमें से आपको सिखाना क्या है कि इनकम टैक्स का जो रिटर्न है ना, रिटर्न आपको साल में एक बार फाइल करना पड़ता है। कब? 31st जुलाई को। अगर आप थोड़े बड़े असेसी हो तो आपके लिए डेट चेंज हो जाती है, अक्टूबर होती है, और थोड़ा सा अगर बड़े असेसी हो तो नवंबर होती है। बट अभी के लिए अपन एक ही ड्यू डेट याद रखेंगे, कौन सी? 31st जुलाई। मतलब अप्रैल मंथ से लेके मार्च मंथ तक जो भी इनकम हम कमाएंगे, उसमें अपने को जुलाई में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब ये पूरा सिस्टम जो 3 स्टेप्स मैंने आपको सिखाए, 1 कंप्यूटेशन, 2 पेमेंट एंड 3rd रिटर्न, ये पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट।
सेल्फ मतलब खुद, असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन, खुद का टैक्स खुद कैलकुलेट करके भरो। अब क्या हो चुका है कि पब्लिक जो है उसको लॉ रीड करना नहीं आता, उसको इनकम टैक्स पे रिटर्न फाइल करना, और इसीलिए वो किसके पास जाता है? पब्लिक, सीए के पास। तो हम सबकी डिमांड क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने सेल्फ असेसमेंट सिस्टम बनाया है। सिर्फ सोचो, गवर्नमेंट अगर आपको आके बोल दे तेरा टैक्स इतना, तेरा टैक्स इतना, कहने से किसी को सीए के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। बिकॉज ऑफ सेल्फ असेसमेंट सिस्टम, कहने से सीएस जो है उनकी डिमांड है। आया समझ में? बट अब ध्यान से सुनो, अब आपने तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया। अब आपने क्या कोशिश की होगी जब आपने रिटर्न फाइल किया होगा तब, कि जितना हो सके अपन टैक्स कम करें, कम करें। उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ ना कुछ चोरी भी की हुई हो सकती है। अब क्या होता है? तो अब आता है स्टेप नंबर 4। बट स्टेप नंबर 4 अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। स्टेप नंबर 4 इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट। अब तुमने अपना रिटर्न फाइल कर दिया ना, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? तुम्हारा रिटर्न चेक करेगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रूटीनी। सुना है ऐसा वर्ड? हाँ, स्क्रूटीनी करना मतलब चेक करना कि जो आपने बताया है क्या वो सही है कि नहीं। अब अगर उन लोगों को कहीं पे भी डाउट गया कि भाई ये बंदे ने चोरी की है, फिर उसको भेजेंगे वो लोग नोटिस। क्या भेजेंगे? और नोटिस भेज के उसको बोलेंगे भाई एक काम कर, तू सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेके आ, हमें चेक करना है तेरा रिटर्न जो है तेरे डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं। अब आता हूं मैं वो पॉइंट पे, और उसके बाद वो लोग चेक करेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स के साथ सब चीजें मैच हो रही है कि नहीं। अगर मैच हो गया तो अपन बच गए, बट अगर मैच नहीं हुआ तो अपने लग गए। और वो लोग क्या करेंगे आप देखेंगे, आपने इनकम 50 लाख दिखाई दी, बट एक्चुअली में तो इनकम 70 लाख है, तो 20 लाख से इनकम बढ़ा देंगे, उसके ऊपर टैक्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पेनल्टी भी आएगा। तो फिर अपना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब वहां पे भी लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था? ब्राइब पे करना स्टार्ट किया था। ब्राइब पे करना स्टार्ट किया था, बोलते थे भाई ये ले लो पैसा और सेटल करो। किसको? ऑफिसर को, इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी अब जो सिस्टम इंट्रोड्यूस की है वो है ई असेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट। देयर विल बी नो फेस टू फेस असेसमेंट नाउ, ऑल द थिंग्स विल बी थ्रू, यू कैन से, इंटरनेट ओनली। मतलब आपको नोटिस ऑनलाइन आएगी, आपको रिप्लाई ऑनलाइन करना है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, सब ऑनलाइन सबमिट करो। बट अभी वो चीज धीरे धीरे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? करप्शन बढ़ रहा है फेस टू फेस असेसमेंट में, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरा रिटर्न देव आप चेक करने वाले हो, आपने मेरे को नोटिस भेजा है, मैं लेके आ रहा है सब डॉक्यूमेंट, मेरे को भी पता है कि डॉक्यूमेंट्स कम है, मैं आपको क्या बोलेगा देव कि देव एक काम कर, ये ले 2 लाख रुपया, छोड़ दे मेरा असेसमेंट। वो लोग ब्राइब खा रहे हैं अभी, वो चीज को भी तो रोकना पड़ेगा ना धीरे धीरे। तो इसीलिए अब वो सिस्टम को वी आर इंप्लीमेंटिंग। सो वो आपका भी ई असेसमेंट है। रेड जो है ना, रेड जो आपने बताया, वो रेड का कॉन्सेप्ट तब आता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो कि ये पर्सन ने चोरी की है और इसके पास अनडिस्क्लोज्ड असेट्स है, तो रेड पड़ती है। वो रेड किस तरह से पड़ती है ना, वो भी आप फाइनल सीए में पढ़ोगे। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है कि रेड किस तरह से कंडक्ट होनी चाहिए। यस, देयर इज सर्च वारंट विच इज इश्यूड इन फॉर्म नंबर 45। देयर इज वन फॉर्म 45, सेकेंड 45A एंड थर्ड 45B। इन दैट उनके पास सर्च वारंट होना चाहिए, देन ओनली दे कैन स्टार्ट अ सर्च। सर्च बोलते हैं हम लोग उसको, फाइनल में वी यूज वर्ड सर्च इंस्टेड ऑफ रेड। एंड जब वो लोग सर्च करते हैं, अगर आपके घर पे कुछ भी असेट्स मिले तो वो सब वो सीज करके लेके जाते हैं। तो वो आप पूरा फाइनल में पढ़ोगे, पूरा है प्रोसीजर कि कैसे सर्च होता है, क्या क्या रूल्स है। वो सर्च होने के बाद वो लोग असेट्स लेके गए, फिर क्या करेंगे वो असेट्स का,
वो सब रूल्स है, फाइनल में पढ़ोगे। अजय देवगन का एक मूवी आया था पहले, रेड 1, अभी रेड 2 चल रहा है। रेड 1 इज अ क्लासिक मूवी। जो एक्सप्लेन किया है ना, मतलब मैं इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूं, माइन्यूट माइन्यूट थोड़ी सी डिटेल्स है जो बहुत ही मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। रेड 2 का मेरे को अभी तक, मैंने खुद ने नहीं देखी है, हाँ, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कितना इनकम टैक्स को इन्वॉल्व किया है, मतलब लॉ को कितना वो लोग ने फॉलो किया है। बाकी क्या है, मूवी है तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। बट रेड 1 बहुत ही मस्त तरीके से उन्होंने रेड को एक्सप्लेन किया है। मतलब ऑल दी थिंग्स विच यू सी इन दैट मूवी इज देयर इन योर सेक्शन ओनली, मतलब वो पूरा सब कुछ सेक्शन के अंदर है। सो बहुत मस्त मूवी बनाई है वो। अब वो सब चीजें आप फाइनल सीए में पढ़ोगे। असेसमेंट किस तरह से होता है, जैसे मैंने आपको क्या बोला, दे विल सेंड अ नोटिस, देन यू विल रिप्लाई, देन दे विल चेक के वेदर थिंग्स आर इन ऑर्डर विद द डॉक्यूमेंट्स विच आर सबमिटेड बाय असेसी। फिर वो लोग फाइनली कमेंट करेंगे कि आपने चोरी की है कि नहीं। ये पूरा पार्ट फाइनल में आएगा। अच्छा, और एक चीज समझो कि आपका असेसमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या होता है, आज रिटर्न फाइल करने वाले लोग हजारों हैं, चेक करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आज मैं ऑफिसर हूं जो कहां पे बैठा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मेरे पास समझो के 5,000 लोगों ने रिटर्न फाइल किया, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं 5,000 लोगों का चेक करूंगा रिटर्न। तो वहां पे क्या होता है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में भी अपना नाम आया तो अपना असेसमेंट होगा, नहीं तो असेसमेंट भी नहीं होगा अपना। समझा? सो कोई भी तुम्हें पूछे, आज से तुम कोई भी टैक्स पढ़ो, चाहे डायरेक्ट टैक्स पढ़ो या इनडायरेक्ट टैक्स, फ्लो विल रिमेन सेम। फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, दैट इज कंप्यूटेशन। सेकेंड, पेमेंट। थर्ड, रिटर्न। 3 स्टेप्स जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से असेसी। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, कि दे कैन डू आवर असेसमेंट। अब आप जीएसटी भी पढ़ोगे ना, आप स्टेप नंबर 1 यही पढ़ोगे कि कितना जीएसटी भरने को आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, फिर पेमेंट ऑफ जीएसटी, फिर फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स, एंड लास्ट वहां पे भी असेसमेंट आता है। फ्लो विल रिमेन सेम। अब कोई भी टैक्स तुम पढ़ो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो मेरे साथ, कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन पढ़ रहे हो। समझा? किसका? टैक्स का। ये वेबसाइट से भी होगा, इधर है क्या ऑप्शन, एक मिनट यार, ये थोड़ा वेबसाइट, नहीं तो एक टिन NSDL करके भी वेबसाइट है, उधर भी आप लोग, ये रहा ई पे टैक्सेस, देखा आपने ई पे टैक्सेस, ये पैन, इधर मोबाइल नंबर डालो, करो। इधर से भी होता है और उधर से भी होता है, टिन NSDL करके एक वेबसाइट है, उधर से भी होता है। अभी लोग क्या करते हैं कि आप आर्टिकलशिप में देखोगे ना, तो ये सब चीजों के लिए ना उन्होंने सॉफ्टवेयर्स ले लिए हैं। हाँ हाँ, मतलब काफी सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्पेक्ट्रम करके भी है, सीओ ऑफिस करके भी आता है, ये भी ऑरेकल करके भी सॉफ्टवेयर है। बट वो क्या होता है कि ये सब चीजें, रिटर्न्स जनरली वी फाइल थ्रू सॉफ्टवेयर ओनली, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज कंपेयर टू दिस इज सिंपलर। मतलब उसमें क्या होता है, काफी सारा डेटा आपका पहले से लास्ट ईयर से इंपोर्ट हो जाता है, नाम, एड्रेस, ये वो सब आ जाता है। इधर भी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर लेना जरूरी नहीं है, यू कैन डाउनलोड रिटर्न फ्रॉम ईयर, यहां पे से आप रिटर्न डाउनलोड करके ये भी भर सकते हो। बट लोग क्या करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर ले लो एंड उसमें यू कैन से सब चीजें पहले से ही आ जाती है, और क्या होता है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है ना, वो सॉफ्टवेयर भी कर देता है आपका। जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी में रेंट डाल दी तो वो 30% ये वो कैलकुलेट करके ही आपको दे देगा, तो वो थोड़ा इजी पड़ता है। इसीलिए ये सारी चीजें अभी होती है थ्रू सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली। बट यस, यू कैन डू फ्रॉम दिस वेबसाइट ऑल्सो, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर चाहिए और चाहिए। यही वेबसाइट पे होता है सब, यही वेबसाइट पे होगा, मतलब इसमें भी रहेगा कैलकुलेटर करके। आपको थोड़ा, मेरे को है ना, ये एक्चुअली वो व्यू नहीं आ रहा है वेबसाइट का, अभी बराबर है, पर अभी होम पे जा रहा हूँ ना, होम पे जा रहा हूँ ना, तो उधर आता है।
मतलब ये वेबसाइट, और नहीं तो आप डालोगे ना टैक्स कैलकुलेटर करके तो वो आ जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो आप कर, ये रहा देखो इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये एक्चुअली मोबाइल आप नॉर्मली पीसी पे जब ओपन करोगे ना तो ऐसा ही व्यू आएगा। हाँ, फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा व्यू आएगा। उसमें वो सारे ऑप्शंस है ना वो साइड आते हैं कोने में, तो उधर आपको फटाफट मिल जाएगा। सो ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके पास लिए अपने पास पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, पहले रजिस्टर करना पड़ता है और फिर लॉगिन, मतलब जो जीमेल में आप प्रोसेस करते हो सेम रजिस्टर करो, मतलब वो लोग ने आपको आइडेंटिफाई कर लिया और फिर लॉगिन करो बस। तो लॉगिन नहीं हो पाएगा तब तक, अकाउंट ही कहां बना आपका। अरे भाई तू इनकम तो कमा रहा है ना तेरा। अब अच्छा चल, तू यहां पे लॉगिन नहीं करेगा पर तू लोगों के साथ ट्रांजैक्शन करेगा तो उधर तो तेरा पैन होगा कि नहीं। तो वो लोग तुझे पैसा देंगे तो वो तो तेरे बैंक में आएगा ना, वो तो दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होता है भाई, समझा। ओके, भरना ही पड़ता है ना यार, टैक्स तो भर, वो सब छोड़ दे तू। अब नहीं नहीं टैक्स ठीक है मैं भरता हूं, बट आप लोग अभी क्या होता है उसमें टीडीएस काट के आता है हमें, जो भी पेमेंट आता है टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट आता है हमें। तो मैं टैक्स जो मेरा आता है ना पेबल, जो मेरा टीडीएस का अमाउंट होता है ना उससे कम आता है, तो मेरे को इनकम टैक्स से बाद में रिफंड लेना पड़ता है क्योंकि पहले से ही मेरा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा चुका है। आपको पता है मैंने बीच में एक बार टीडीएस का एक एग्जांपल दिया था, वापस आएगा आगे जाके, और वो टीडीएस कट के आता है तो फिर क्या होता है मेरा जो एक्चुअल टैक्स आता है वो कम आता है, क्योंकि टीडीएस कटता है ऑन ग्रॉस अमाउंट, टैक्स लगता है ऑन नेट अमाउंट, क्योंकि जो इनकम आती है उसमें से खर्चे हम माइनस करेंगे, नेट जो बचा उस पर टैक्स भरेंगे। तो वो टैक्स जो नेट पे आता है और जो टीडीएस का अमाउंट है, टीडीएस ज्यादा होता है तो इसीलिए रिफंड देना पड़ता है। समझा। तो ये आपका वेबसाइट है, मैं वो आपको बताना चाहता था, और ये पूरे एक्सप्लेनेशन में मैं आपको सिखाना चाहता था कि टैक्स कभी भी पढ़ो तो 4 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टेप डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट में एक चीज याद रखना ये पूरे एक्सप्लेनेशन में, आपको साल में इनकम टैक्स रिटर्न एक ही बार भरना है 31 जुलाई को, पूरा साल खत्म होने देना, फिर यू विल गेट टाइम ऑफ 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून एंड जुलाई, तो जुलाई में रिटर्न फाइल करना है। समझा ये एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये मेरे आगे आने वाला एक्सप्लेनेशन। अब आप लोग ये इतना पार्ट सिर्फ लिख लो, फिर अपन मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे।